हेलो एवरीवन। आज हम अपने क्लास 10th का चैप्टर 1 का पार्ट 3 और लास्ट पार्ट बना रहे हैं। इसके बाद हम अपने सेकंड चैप्टर पे आ जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जर्मनी और इटली का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण 1848 में यूरोपियन सरकार ने बहुत कोशिश किया कि वे जर्मनी का एकीकरण कर दे, परंतु वहाँ ऐसा नहीं कर सके। किसने किया? यूरोपियन सरकार ने। यूरोपियन एक सरकार थी, कहाँ पे 1848 में जर्मनी का एकीकरण करना चाहती थी, पर वो एकीकरण नहीं कर पाई। इसका सेकंड पॉइंट है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। वही बात है कि राजशाही ताकत थी और साथ में फौज की ताकत है, उसने क्या राष्ट्र निर्माण की जो नींव थी, जो डालना चाहते थे, उसको दबा दिया। थर्ड पॉइंट है, उसके बाद प्रशा ने यह भार अपने ऊपर लेते हुए कहा कि वे जर्मनी का एकीकरण करके ही रहेगा। मतलब उसे किसी भी कीमत में किसने लिया? प्रशा ने। उसे करना ही है जर्मनी का एकीकरण। नेक्स्ट पॉइंट है, उस समय प्रशा का मुख्यमंत्री, प्रशा जगह का नाम है, ठीक है, उसका मुख्यमंत्री ऑटोमन बिस्मार्क था। ठीक है, मतलब जैसे कि जनक होते हैं, राजा होते हैं, उस तरह वो था। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रशा ने एक राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रशा के जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री ने वहाँ के जो जनक थे, राजा थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि क्या एकीकरण के लिए आंदोलन करेंगे। ठीक है, तो 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध में प्रशा की जीत हुई और फिर एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। मतलब प्रशा ने जो कहा उसको पूरा करके दिखाया। नेक्स्ट है, जनवरी 1871। हम 1848 से पढ़ रहे थे, हम 71 पे आ गए। 71 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे जर्मनी का जो भी इम्पोर्टेंट था, कैसे किस तरह से एकीकरण हुआ, वो मैंने बता दिया। अब हम पढ़ेंगे इटली का एकीकरण किस तरह से हुआ। तो इसका था, इटली अनेक वंशानुगत राज्य तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। ठीक है, तो मतलब क्या है, ये अलग अलग, जैसे हमारा इंडिया ही है, इंडिया भी अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स में बटा हुआ है ना, तो उसी तरह वहाँ पे भी ऐसे बिखराव था, हर जगह छोटे छोटे शासक थे। तो उस चीज़ को जोड़ना बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि सब जगह अलग, जैसे अलग लोग, अलग कम्युनिटी, अलग सोच और लैंग्वेज अलग, धर्म अलग, जाति अलग, तो उस चीज़ को मिला पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। केवल एक सार्डिया पिडमांड में एक इतावली राजघराने का शासन था। ठीक है, केवल सिर्फ एक का शासन था। सार्डिया पिडमांड में, एक सार्डिया पिडमांड जगह है, में एक इतावली राजघराने का शासन था। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, जेसु सेपी मेतिसिनी। ठीक है, उसने क्या क्या किया वो चीज़ है। रिपब्लिक पार्टी के प्रमुख कौन थे? ये रिपब्लिक पार्टी के प्रमुख यंग इटली के संस्थापक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इनका लक्ष्य शिक्षा के साथ इटली का एकीकरण करना था। फोर्थ पॉइंट है, 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता से युद्ध के जरिए इतावली राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिया पिडमांड के शासन विक्टर एमिनियल द्वितीय पर आ गई। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो कार्यभार था वो किसे दे दिया? विक्टर को। विक्टर को दे दिया, तो उन्होंने सोचा कि विक्टर सब संभालेंगे। अब हम काबूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, विक्टर इमैनुअल द्वितीय मंत्री प्रमुख थे। ठीक है, इनके क्या थे? मंत्री प्रमुख थे। काबूल के बारे में पढ़ेंगे, ये वहाँ के मंत्री प्रमुख थे। इसका पहला पॉइंट है, ये ना ही कोई क्रांतिकारी थे, विक्टर ना ही कोई क्रांतिकारी थे, ना ही जनतंत्र में विश्वास रखते थे। ठीक है, जनतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, मतलब लोकतंत्र।
फिर भी इस एकीकरण प्रक्रिया से सहयोग और नेतृत्व किया। सेकंड पॉइंट है, अपने चतुर कूटनीति से फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो युद्ध हुआ उसमें जीते। ठीक है, अपने कूटनीतिक मतलब उसको दोनों को लड़ा दिया और तुम अपना जीत गए, इसे बोलते दिमाग। ठीक है, ज्यूसेपी गैरिबाल्डी, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे उन्होंने क्या किया। हीरो ऑफ रेड शर्ट के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, किसके नाम से? हीरो ऑफ रेड शर्ट। ये सारे ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर में ज़रूर आते हैं, या फिर ऐसा आएगा ना मैचिंग में भी दे सकते हैं। 5 नंबर, हाँ 5 नंबर में, 4 नंबर में मैचिंग में दे देंगे। नेक्स्ट है हमारा 1807 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए। थर्ड पॉइंट है, स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल हो गए। क्योंकि ये क्या थे, ये सच के लिए लड़ रहे थे। पहली बात तो ये ना ही कोई क्रांतिकारी थे ना कुछ थे, पर फिर भी इन्होंने किया तो इसलिए लोग इनकी बात मानते थे, क्योंकि ये समझदार थे, पढ़े लिखे थे, तो ऐसे पढ़े लिखों के लोग बात मानते थे। स्पेनिश शासन के युद्ध में बड़ा योगदान, जो स्पेनिश का कोई शासन का युद्ध था उसमें बहुत अच्छा इन्होंने योगदान दिया था। इन्हीं तीनों को वजह से इटली एकीकरण हो गया, क्योंकि ये बहुत ही दयालु थे और सार्डिया के राजा रह चुके थे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है हमारा ब्रिटेन का एकीकरण। अभी तक हमने किस किस का एकीकरण पढ़ लिया है? इटली का, जर्मनी का। अब हम पढ़ेंगे ब्रिटेन का एकीकरण। ब्रिटेन साम्राज्य में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट जैसे ढेर सारा समाज था जिसे निर्जाति कहते हैं। निर्जाति मतलब जहाँ पे एक जाति के लोग नहीं रहते हैं, वहाँ बहुत तरीके की जाति के लोग रहते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन की आर्थिक शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। ठीक है, इन सबको मिला के, इन दोनों को मिला के क्या हुआ? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कर दिया गया। नेक्स्ट है, कुछ साल बाद इसके अंदर आयरलैंड को जोड़ दिया गया। ब्रिटेन एक नया राष्ट्र का निर्माण हुआ। ठीक है, तो अब देखते हैं यूनाइटेड किंगडम किस किस से मिले। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, इन तीनों से मिलके क्या बना है? यूनाइटेड किंगडम। आपको पता होना चाहिए ये चीज़, ये 1 नंबर में आने का चांस होता है। राष्ट्र के निर्माण के बाद, जब राष्ट्र का निर्माण हो गया उसके बाद भी तो काफ़ी सारी चुनौतियाँ होती हैं। राष्ट्रगान लिखी गई, बिल्कुल सही बात है। किसी भी देश में जब राष्ट्र तैयार होगा तो उसमें राष्ट्रगान चाहिए, राष्ट्र की पहचान चाहिए। अंग्रेजी को मुख्य भाषा बनाया गया। ब्रिटेन का राष्ट्रध्वज भी बनाया गया, क्योंकि हमारे देश में भी क्या हुआ था? राष्ट्रभाषा बनाई गई। राजभाषा है हमारी तो हिंदी, राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा है। और क्या किया गया? हमारे झंडा लहराया गया अपना, और भारत माता की तस्वीर को देखते हैं तो हमारे देश प्रेम जगता है। उसी तरह वहाँ पे भी ऐसा ही था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राष्ट्र की दृश्य कल्पना। मतलब जब कोई राष्ट्र की दृश्य की कल्पना करता है तो हम क्या सोचते हैं अपने माइंड में? रूपक। ठीक है, उसका चित्र आएगा तभी तो हम अपने देश के बारे में सोच पाएंगे। ठीक है, जब कोई दिखती है तो हम ज़्यादा अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं ना। उसी तरीके से जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, स्वतंत्रता, ईर्ष्या, मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के जरिए इंगित किया जाता है तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया? एक मूर्ति थी, उनको क्या किया गया? एक अपने जैसे हमारे माँ का भारत माता, उनकी इमेज को मानते हैं, हम देखते हैं तो हमारे लिए देश प्रेम आता। उसी तरह उन्होंने भी अपनी एक मूर्ति और मुद्रा वगैरह सब निर्धारित की, इससे उनके लिए देश प्रेम जागे। नेक्स्ट पॉइंट है 18वीं और 19वीं शताब्दी में रूपक का प्रयोग राष्ट्रवादी भावना के विकास और मजबूत बनाने में किया जाता था। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। राष्ट्रवाद आपको पता है कि क्या होता है? जब एक राष्ट्र में सभी के हितों के लिए सारी चीज़ें आती हैं वो हमारा राष्ट्रवाद होता है। साम्राज्यवाद जब एक इंसान की मर्जी से सारा शासन चलता है, सारी बात उसी की मानी जाती है, वो साम्राज्यवाद होता है। ठीक है,
तो ये दोनों मैंने आपको बता दिया। आगे हम पढ़ते हैं इसके पॉइंट्स में क्या क्या है। 19वीं सदी तक जो राष्ट्र की भावना थी अब वह साम्राज्यवाद में बदलने लगी। पहले लोगों के अंदर क्या भावना आई थी 19वीं सदी तक? राष्ट्रवाद की। अब लोग क्या चाहने लगे? साम्राज्यवाद। जब कोई देश अपने देश की शक्ति को बढ़ाता है आर्मी और अन्य साधन का प्रयोग करके, उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। ठीक है, साम्राज्यवाद क्या कहते हैं? जब कोई भी देश अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए आर्मी का प्रयोग ज़्यादा करता है, अपने साधनों को टोटल तरीके से आर्मी पर सौंप देता है, तो क्या वो खुद की मर्जी चला रहा है ना, तो हमारा क्या होगा? साम्राज्यवाद। नेक्स्ट पॉइंट है 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बल्कन क्षेत्र था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसमें आधुनिक में रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, क्रोएशिया, बोस्निया, अरबेजान, स्लोवेनिया और सर्बिया शामिल थे। मतलब जो हमारे आधुनिक थे, इनमें काफ़ी सारे देश मिले हुए थे। बाद में अगर इन्होंने चाहा तो ये लोग अलग हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के विचार फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई। कहाँ पे? बल्कान क्षेत्र जो है वहाँ पे क्या हुआ? राष्ट्रवाद के विचार फैल गया, ऑटोमन साम्राज्य के विघटन की शुरुआत होने लगी। नेक्स्ट पॉइंट है उस समय जितने भी बड़ी शक्तियाँ थी जैसी जर्मन, ब्रिटेन, रूस अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहते थे। बिल्कुल सही, क्योंकि कोई भी देश वो अपनी शक्ति बढ़ाना ही चाहेगा, घटाना तो कोई नहीं चाहेगा, है ना। तो सारे देश क्या चाहते थे? हमारे पास आर्मी हो, जगह हो, तो हम अपनी शक्ति को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। बाल्कन क्षेत्र को अपने में शामिल करना चाहते थे। इसके लिए अपने अनेक युद्ध हुए जिनके नतीजे कुछ नहीं निकला और प्रथम विश्व युद्ध हुआ। बताओ, एक छोटे से प्लेस के लिए इतना युद्ध हो गया और उसका कोई नतीजा निकला नहीं, सिर्फ सबका क्या हुआ? नुकसान ही नुकसान हो। नेक्स्ट पॉइंट है जिससे राष्ट्रवाद की भावना पूरे विश्व में फैल गई। फर्स्ट विश्व युद्ध हो गया तभी हमारे पूरे देश में, तो देश के पूरे विश्व में राष्ट्रवाद की भावना फैल गई। तो आज की हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है, ये हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। सो अब नेक्स्ट वीडियो आएगी कल आपके लिए चैप्टर 2 की, तो उसे देखना ना भूलें और ज़रूर अच्छे से पढ़ें। और अपने फ्रेंड्स को जिनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है क्लास 10 की वीडियो, ज़रूर सेंड करें और अच्छी लगे तो लाइक कर देना एंड शेयर तो ज़रूर करना अपने दोस्तों के लिए, उनको काम आएगी। ठीक है, ओके बाय।